हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम BA द्वितीय वर्ष 4 सेमेस्टर हिंदी की क्लास पढ़ेंगे, जिसमें भारत में बहुभाषिक समाज टॉपिक जो है वो पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र। बहुभाषिक समाज में अनुवाद के विभिन्न क्षेत्र निम्नलिखित हैं। मतलब बहुभाषिक समाज में अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग होते हैं। ऐसे समाज को हम लोग बहुभाषी समाज कहते हैं। समाज पर जहाँ लोग अनेक प्रदेश के लोग, अनेक देश के लोग रहते हैं, तो उसे हम बहुभाषी समाज कहते हैं। जिस जगह पर एक ही समाज में बहुत से भाषाओं को बोलने वाले लोग पाए जाते हैं, तो उसे हम बहुभाषिक समाज कहते हैं। और बहुभाषिक समाज के कौन कौन से क्षेत्र, इनके विषय में हम लोग देखते हैं। पहला बताया गया है कि दैनिक जीवन व्यवहार। हमारे दैनिक जीवन में कोई ना कोई स्थिति ऐसी आती रहती है जहां हमें अनुवाद करना पड़ता है। घर में हैं तो मिलते जुलते चले आए अन्य भाषी लोगों के साथ संवाद में, घर से बाहर निकलते हैं तो विद्यालय, कॉलेज, कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, बाजार इत्यादि में भिन्न भाषा भाषियों से वास्ता पड़ता जाता है। अगर अपने भाषा क्षेत्र से बाहर आते हैं तो अनुवाद की यह आवश्यकता और बढ़ जाती है। यदि हम अपने भाषा क्षेत्र से बाहर रहकर पढ़ते हैं या रोजगार में लगते हैं, वहाँ निवास करते हैं, तो हम अनुवाद से अपेक्षाकृत अधिक काम लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम अपने घर में रहते हैं तो जिस भाषा में बोलते हैं उस भाषा में तो सभी घर वाले बोलते हैं, तो यहाँ घर में तो हम अपनी भाषा में काम चला लेते हैं। लेकिन जब हमें बाहर पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, या फिर कार्यालय ऑफिस जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ क्या है कि अनेक भाषाओं लोगों के मिलते हैं, तो वहाँ हमको अनुवाद की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अनुवाद वहाँ हमको बहुत काम आता है। प्रायः ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र में हम लंबे समय तक रहते हैं वहाँ की भाषा सीख लेते हैं और दैनिक कार्यों में सुविधा के लिए वहाँ की भाषा बोलते हैं। लेकिन इस दूसरी भाषा के व्यवहार में भी हमारे सोचने की प्रक्रिया हमारी मूल भाषा में ही चलती है। हम अपनी भाषा में सोचते तथा दूसरी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार हमारे अनुभव की भाषा भी हमारी मूल भाषा ही रहती है, भले ही वह अनुभव किसी अन्य भाषा के माध्यम से प्राप्त हुआ हो। दैनिक जीवन व्यवहार में सहज अनुवाद का यह क्रम इतना अनायास चलता रहता है कि व्यक्ति इसके बारे में सचेत नहीं होता। दूसरा है व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य का संबंध न केवल उस क्षेत्र से होता है जहाँ से शुरू किए जाते हैं, बल्कि उसका विस्तार दूर दूर तक विभिन्न क्षेत्रों में होता है। इस दृष्टि से इसका संपर्क और विस्तार भिन्न भिन्न भाषा भाषियों से होता है। मतलब जब हम लोग व्यापार करते हैं तो इसका हमारा संपर्क जो अनेक भाषाओं लोगों से होता है, क्योंकि हम दूसरे क्षेत्रों में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी अनुवाद की प्रक्रिया को अपनाकर हम लोग आपस में संवाद कर सकते हैं, या उनके विचारों को या उनके भावों को हम समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि उदाहरण के लिए जो वस्तु उत्तर प्रदेश में पैदा की जाती है वह विनिर्मित होती है, उसकी बिक्री देश भर में की जाती है।
लोग खरीदने बेचने के लिए एक क्षेत्र से दूसरी भाषा क्षेत्र में आते जाते हैं। वहाँ के लोगों से संपर्क में संवाद आवश्यक होता है। अपने माल की गुणवत्ता सिद्ध करने, उसकी उपयोगिता स्थापित करने के लिए भिन्न भाषाभाषियों के बीच स्वयं या किसी मध्यस्थ के माध्यम से संवाद करना पड़ता है। सफल व्यापारी के लिए कुशल अनुवादक होना जरूरी हो जाता है। बड़े स्तर पर व्यापार का लेखा जोखा रखने, व्यापार की शर्तें, संविदा आदि संबंधी में भी बहुभाषिकता के चलते अनुवाद की आवश्यकता होती है। तीसरा है विज्ञापन। विज्ञापन आधुनिक जीवन का अनिवार्य अंग है। व्यापार से होता हुआ इसका सहज संबंध है ही, अन्य कार्यों के लिए भी यह आवश्यक होता है। बहुभाषी समाजों में विज्ञापन समाज की सभी प्रमुख भाषाओं में देना आवश्यक होता है, ताकि लोग पूर्ण वस्तु के विषय में जान सकें, उसकी उपयोगिता समझ सकें और उसे खरीद सकें। कहने का तात्पर्य कि विज्ञापन में भी अनिवार्य का कार्य किया जाता है, क्योंकि अगर हिंदी भाषा में एक विज्ञापन बनता है, एक भोजपुरी में बनता है, एक अंग्रेजी में बनता है, मतलब जहाँ जैसी भाषा क्षेत्र होता है ठीक उसी हिसाब से विज्ञापन बनाया जाता है। तो विज्ञापन की वस्तु का गुणवत्ता बताने के लिए उसको उसी भाषा में अनुवाद करना जाता है। कंपनियों द्वारा निर्मित माल के साथ उनका सूचना एवं प्रसार संबंधी साहित्य विभिन्न भाषाओं में दिया जाता है। सूचना को एक भाषा में लिखकर उसे भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुदित कर लिया जाता है। आपने देखा होगा कि अधिकांश वस्तुओं संबंधी सूचना प्रायः 2 या 3 या अधिक भाषाओं में दी जाती हैं। विज्ञापन जितनी अधिक भाषाओं में दिया जाएगा उतने ही अधिक लोगों तक वह पहुंच सकेगा। यहाँ पे लिखा अनुदित, ये शब्द देखते रहिए। शुद्ध अशुद्ध में ये शब्द बहुत पूछा जाता है कि अनुदित कैसे लेता। अनुदित होता है, अनुदित नहीं होता। ठीक, अनुदित, ये बात ध्यान रखिएगा। अतः बहुभाषिक विज्ञापन व्यापार का महत्वपूर्ण अंग होता है। व्यापारिक जरूरतों के विज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य कई तरह के विज्ञापन होते हैं, जैसे रोजगार संबंधी विज्ञापन, सामाजिक सूचना संबंधी विज्ञापन, प्रचार परक विज्ञापन, प्रशासनिक कार्यों संबंधी विज्ञापन आदि। इन सभी में अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। अगला है शिक्षा। शिक्षा में अनुवाद की आवश्यकता सर्वत्र होती है, मतलब शिक्षा में भी अनुवाद की आवश्यकता होती है। उन समाजों में भी जहाँ बहुभाषिकता का अधिक विस्तार नहीं है और शिक्षा एक ही भाषा के माध्यम से दी जाती है, किंतु जो समाज भारत जैसा बहुभाषिक है उसमें शिक्षा का माध्यम वहाँ की सभी भाषाएं होती हैं। इस दृष्टि से भारत से शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुभाषिक समाज है। अतः यहाँ अनुवाद शिक्षा में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाता है। एक भाषी शिक्षा के समान यहाँ भाषा शिक्षण और ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान में तो अनुवाद की जरूरत पड़ती ही है। मतलब एक भाषी शिक्षा के समान यहाँ भाषा शिक्षण और ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान के लिए भी शिक्षा की अनुवाद की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा शिक्षा माध्यम क्रियान्वयन में भी अनुवाद का सहारा लिया जाता है। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को परस्पर जोड़ने और समांतर स्तर बनाए रखने के लिए शिक्षा सामग्री का अनुवाद बड़े पैमाने पर होता है। उपनिवेशिक विरासत के चलते भारत जैसे देश में शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम का बोलबाला है। दूसरी ओर भाषियों के माध्यम से शिक्षा जहाँ की बुनियादी आवश्यकता है, अतः देश भर में शिक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जाती है। अंग्रेजी में तैयार शैक्षिक सामग्री का भारतीय भाषाओं में अनुवाद है। विद्वान लेखक अपनी पुस्तकों के अनुवाद की व्यवस्था करते हैं, जो प्रकाशन संस्थान और भाषा ग्रंथ निर्माण अकादमियों, निर्देशालय, विश्वविद्यालय, संस्थाएं, शैक्षिक परिषदें आदि अनुवाद की व्यवस्था करते हैं। अगला 5वां नंबर है प्रशासन। आप लोग इसको पढ़ लीजिए
क्योंकि लाइट आ नहीं रही है, इसके कारण से कमरे में ज़्यादा प्रकाश है नहीं। और 5 नंबर में आपका प्रकाशन पूरा पढ़ लीजिएगा डिटेल से। और 6 नंबर में है पर्यटन। पर्यटन को भी आप लोग पूरा देख लीजिएगा। 7 नंबर है सांस्कृतिक कार्यकलाप। पढ़ लीजिएगा आप लोग ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर लाइट का अभाव हो रहा है, धीरे धीरे मौसम ख़राब है, इसलिए केवल आप लोगों को दिखाया जा रहा है पिक्चर। इस पिक्चर से आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। अगला है सांस्कृतिक कार्यकलाप के बाद है साहित्य। साहित्य का ये मैटर है, कहाँ कहाँ कैसे होता है, ये आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। साहित्य के लिए वीडियो रोककर आप लोग इसको पढ़ लीजिए। साहित्य के बाद है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कैसे अनुवाद प्रयोग किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है जनसंचार माध्यम कि जनसंचार माध्यमों में कहाँ कहाँ पर जो है अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। जनसंचार माध्यम का ये भी भाग है, आपको कुल मिलाकर यहाँ तक ये भी पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा।